नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विदर्भ में मौसम में बदलाव, हल्की बारिश और सुबह शाम कोहरा। निज गुणानंद स्वामी जी को जान से मारने की धमकी नेता की। महिला आरक्षण बिल 2034 में भी लागू नहीं होगा, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का दावा। कावेरी जल विवाद पर 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद का आह्वान किया गया। सूखे के कारण फसल का नुकसान, कर्नाटक केंद्र सरकार से 4,860 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं चुनाव, राहुल गांधी ने कार्यक्रम में दिया बयान। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बस एक कॉल से मच गया हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में शनिवार शाम से मौसम के तेवर बढ़े हुए हैं। हल्की तेज बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा पिछले 2-3 दिनों से शाम और सुबह के समय कोहरा छा रहा है। मौसम में सर्दी का एहसास दिला रहा है। हल्की बारिश और कोहरे के कारण मौसम ठंडा हो गया है। इस साल के बारिश के मौसम का सितंबर आखिरी माह है। जून माह में बारिश का मौसम शुरू होने के बाद से जिले में कोई खास बारिश नहीं हुई है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि बारिश नहीं हुई है, क्योंकि फसल पेरने के दौरान बारिश नहीं हुई, जिससे किसान संकट में है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सामाजिक कार्यकर्ता पृथ्वीराज एस ने कहा कि बेलगाम के बेलूर के निष्कला मंडप के निज गुणानंद स्वामी जी को जान से मारने की धमकी बेहद निंद है। निज गुणानंद स्वामी जी एक सुवक्ता, विचारशील, प्रत्यक्ष और वाक्पटु है। वे अपने प्रवचन से समाज को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं। वे समानता को बढ़ावा देकर समानता की क्रांति का ढिंडोरा पीट रहे हैं। 12वीं शताब्दी में बसवन्ना द्वारा प्रचारित काया का दसोह दर्शन का प्रचार करते हैं। आत्मसमर्पण करने वालों के कार्यों और बातों को आम लोगों तक पहुंचाया गया है। वो महिला शोषण, भ्रष्टाचार, अनियमितता और अंधविश्वास के अंधकार को दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति को जान से मारने की धमकी मिलने से वो सदमे में हैं। लाखों श्रद्धालु आहत हुए हैं। धमकी देने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके कार्यवाही करने की मांग की गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावा किया कि संसद में महिलाओं के आरक्षण के क्रियान्वयन के लिए परिसीमन और जनगणना की बाधाएं डालकर भाजपा ने अपना पाखंड दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस कारण से इसका क्रियान्वयन संदिग्ध है। शहर के गांधी भवन में महिला आरक्षण पर एक सेमिनार का उद्घाटन करने के बाद सिद्धरामैया ने कहा, अगर बीजेपी की महिलाओं को आरक्षण देने की सच्ची मंशा होती तो इतनी बाधाएं नहीं खड़ी करती। बिल की वैधता इसके अधिनियमित होने की तारीख से 15 साल है। हालांकि उन्होंने जनगणना और परिसीमन नामक 2 बाधाएं डाल दी हैं। इन बाधाओं को दूर करने में 15 साल लगेंगे। इस प्रकार इस विधेयक का जीवन काल इसके लागू होने से पहले ही समाप्त हो जाए। सिद्धरामैया ने कहा कि ये महिलाओं के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले अपने भाषण में कहा था कि भगवान ने उन्हें महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के लिए भेजा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के साथ किया गया धोखा है। महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था, जो हमेशा महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय के पक्ष में रही है। मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। वास्तव में 50% का समर्थन करता हूं महिलाओं के लिए आरक्षण। सीएम ने कहा कि हालांकि महिलाओं के लिए आरक्षण 2024, 2029 या 2034 में भी लागू नहीं किया जाएगा, तब तक अधिनियम का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से पानी छोड़ने की रोक की मांग को लेकर किसान समूह, ट्रेड यूनियन और कन्नड़ समर्थक संगठन 26 सितंबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बेंगलुरु बंद का आह्वान करने के लिए एक साथ आए हैं। 150 से अधिक संगठन ये निर्णय लेने के लिए एक साथ आए हैं कि हम 26 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये बेंगलुरु के पेयजल संकट के महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और हमारा मानना है कि कावेरी जल सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर बंद होना चाहिए, जारी नहीं किया गया। एक प्रमुख किसान नेता कुरुबारा शांता कुमार ने कहा कि वो बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित एक चर्चा के मौके पर बोल रहे थे, जहां बंद का आह्वान किया गया था। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, KSRTC और बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन BMTC सेवाएं प्रभावित होने की उम्मीद है, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC समर्थित कर्मचारियों ने 26 सितंबर को बुलाए गए बंद में भाग लेने का फैसला किया है। कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य के 195 तालुकों में सूखे की स्थिति की घोषणा को मंजूरी दी थी। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्य के कानून मंत्री HK पाटिल ने कहा कि सूखे के कारण राज्य को
30,432 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से मुआवजे के रूप में 4,860 करोड़ रुपए देने की मांग करेंगे। सूखे के कारण 39,039 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल बर्बाद हो गई। बागवानी फसल के नुकसान का अनुमान 2,655 करोड़ रुपए था, जिसके लिए राज्य केंद्र सरकार से 206 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगेगी। इसी तरह 195 पशु शिविरों की स्थापना के लिए 104 करोड़ रुपए की मांग रखी जाएगी। राज्य सरकार 624 पशु चारा बैंक स्थापित करने के लिए 126 करोड़ 30 लाख रुपए की राहत भी मांगेगी, जबकि दवाओं के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा को सरकार को एक ज्ञापन सौंपने का निर्देश दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शनिवार और रविवार को उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में भारी बारिश की भविष्यवाणी की। बाढ़ से प्रभावित बीदर, विजयपुर और कलबुर्गी जिलों के लिए पीला अलर्ट जारी किया गया। उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के तटीय जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। सूखी भूमि माने जाने वाले बागलकोट, बेलगावी, धारवाड़, गदग, हावेरी, कोप्पल, रायचूर, यादगीर, बेल्लारी जिलों में भी भारी बारिश की होने की संभावना है। मध्य कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले, दक्षिण कर्नाटक के चामराजनगर, हसन, चिकबल्लापुरा, कोडगु, कोल्लार, मांड्या, मैसूरू, रामानगर, शिवमोग्गा, कोडगु, तुमकुर, बेंगलुरु शहरी और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों में भी बारिश होगी। राजधानी बेंगलुरु शहर सुबह से ही किसी हिल स्टेशन जैसा लग रहा था। आईटी सिटी में 2 दिनों से बारिश हो रही है और निचले इलाकों में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में आगामी कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही अपनी जीत को सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास में लगा हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। यहां राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। सबक यह था कि भाजपा ध्यान भटकाकर और हमें अपनी कहानी गढ़ने की अनुमति नहीं देकर चुनाव जीती। इसलिए हमने कर्नाटक में कुछ यूं चुनाव लड़ा कि भाजपा अपने नैरेटिव को परिभाषित ही नहीं कर सकी। राहुल गांधी ने कहा कि आज आप देख रहे हैं कि भाजपा कैसे रमेश बिधूड़ी और फिर अचानक निशिकांत दुबे तथा जाति जनगणना के विचार से भटकाने का प्रयास कर। हम अभी तेलंगाना में जीत रहे हैं। हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। हम राजस्थान में जीत के काफी करीब हैं और हमें लगता है कि हम यहाँ चुनाव जीतने में सक्षम होंगे। बता दें कि इससे पहले जयपुर में कांग्रेस कार्यालय की आधारशिला रखी गई। इस दौरान राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले वे मोदी सरकार महिला आरक्षण की बात नहीं कर रहे थे। वे विशेष सत्र के दौरान इंडिया का नाम भारत करना चाहते थे, लेकिन जब इस बात पर लोग सहमत नहीं हुए तो उनके अंदर डर आ गया। संसद के विशेष सत्र की घोषणा पहले ही केंद्र सरकार द्वारा कर दी गई थी। इसी कारण आखिर में उन्हें महिला आरक्षण विधेयक लेकर आना पड़ा। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को पास कर दिया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर
उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉलर ने कॉल करके कहा कि एयरपोर्ट पर नीले रंग के बैग में बम है। मुंबई के T2 पर एक अज्ञात शख्स ने कॉल की थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद एयरपोर्ट ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना दी और फिर सारे बड़े अधिकारी अज्ञात कॉलर से मिली जानकारी पर काम करने लगे। एक अधिकारी ने बताया कि सहार पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और SOP के मुताबिक जांच शुरू कर दी गई। मुंबई पुलिस की जोन 8 के DCP दीक्षित कुमार गेदाम ने बताया कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल कॉलर ने जो दावा किया था वैसा कुछ नहीं मिला है। प्राथमिक जांच के मुताबिक एक फेक कॉल लग रही है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर कॉलर ने ऐसा कॉल क्यों किया और उसका मकसद क्या था। रमेश बिदुड़ी के आपत्तिजनक बयान के बाद मामला अब और भी बिगड़ता जा रहा है। पहले जहां दानिश अली बीजेपी पर हमलावर थे, वहीं अब बीजेपी उन पर जवाबी हमले बोल रही है। हमलों का जवाब देते हुए दानिश अली ने कहा कि मुझे रोज धमकियां मिल रही है, ये लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। बीजेपी अपने सांसद पर कार्रवाई करने के बजाय उसको बचा रही। दानिश अली ने कहा कि मैंने मीडिया में देखा कि किस तरफ से बीजेपी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। मुझ पर आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिस पर रमेश बिदुड़ी भड़क उठे। ये बिल्कुल गलत आरोप है। सब कुछ रिकॉर्ड पर है। जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ऐसी मेरी भाषा नहीं है। यह आपकी और आपकी पार्टी बीजेपी की भाषा है। बसपा सांसद ने कहा कि मुझ पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए हैं। मैं लोकसभा स्पीकर से अनुरोध करूंगा कि आप उनके भी आरोपों की जांच करा ली, लेकिन मैं साफ कर देता हूं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ये सब आपकी शाखाओं में सिखाया जाता है। आप आरोप लगा रहे हैं कि दानिश अली ने पीएम के बारे में गलत बात कही। अगर मैं ऐसा कुछ कहता तो क्या बीजेपी के सांसद चुप रहते? आप 48 घंटे बाद ये आरोप लगा रहे हैं। ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है जिससे अपने सांसद की गलती को ढका जा सके। दानिश अली ने कहा कि अभी तो मेरी मौखिक रूप से लिंचिंग की जा रही है। असल में ये लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। उन्होंने निशिकांत दुबे पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका आचरण ऐसा ही। उन्होंने एक ओबीसी व्यक्ति से अपने पैर धुलवाकर वो पानी उसे पिलाया था। उन्होंने कहा कि जो आरोप निशिकांत दुबे ने लगाए हैं वो विशेषाधिकार हनन का मामला बने। मैं स्पीकर से अपील करूंगा कि वो इस मामले को देखें और सच को बाहर लाएं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़े आरोप लगाए। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार जितना कर्ज लिया है वो ओपन है। इन्होंने पिछले 1 साल में बड़े बड़े ठेके दिए हैं जिसमें कितनी रिश्वत ली है इसकी जानकारी मेरे पास है। ये कर्ज बड़े बड़े ठेके लेने के लिए और अपना कमीशन बनाने के लिए लेते हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जनता को लुभाने में जुटी है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि अब केवल उज्ज्वला योजना वालों को ही नहीं, गैर उज्ज्वला योजना वालों को भी 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी जनता के लिए 11 वचनों की लिस्ट जारी कर दी जिसमें तमाम लाभकारी योजनाएं शामिल है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि केवल उज्ज्वला योजना वालों को ही नहीं, गैर उज्ज्वला योजना वालों को भी 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत करने, अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय दोगुना करने एवं मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इन हालातों से निपटने के लिए पुलिस ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा को सील कर दिया। यहां पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आईटी कर्मचारियों को रोकने के लिए प्रशासन को भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद उनके प्रति जनता की सहानुभूति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी लोगों को सड़कों पर आने नहीं दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ जो भी विरोध प्रदर्शन करता दिख रहा है, पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तेलंगाना और कर्नाटक से प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही विदेशों में भी जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बता दें कि आईटी कर्मचारियों द्वारा चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में कार रैली निकालने की बात कही गई है। ये जानकारी रविवार सुबह दी गई। आईटी कर्मचारियों ने कहा है कि राजमंड्री द्वार तक कार रैली निकाली जाएगी। आईटी कर्मचारियों द्वारा कार रैली निकाले जाने की बात सामने आने के बाद से ही आंध्र प्रदेश प्रशासन की नींद उड़ी हुई है।
आंध्र प्रदेश पुलिस ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सीमा को सील कर दिया है। साथ ही भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। आने जाने वाले वाहनों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। सीमा पर कुल 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रैली आंध्र प्रदेश में न घुसे, इसके लिए प्रशासन ने पूरे प्रबंध किए हैं। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू सरकार ने ही हैदराबाद को IT हब बनाया था। यही कारण है कि दुनिया भर की प्रसिद्ध कंपनियां यहाँ स्थित है, इसलिए IT कर्मचारियों द्वारा चंद्रबाबू नायडू को समर्थन दिया जा रहा है। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध पीड़ितों के लिए मानवीय मदद की बड़ी पहल की गई है। दोनों देशों के बीच विवाद के क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में शनिवार को इन देशों के रास्ते से मानवीय सहायता भेजी गई। युद्ध पीड़ितों के लिए सहायता की वहां अत्यंत आवश्यकता है। अजरबैजान के इस प्रांत को फिर से अपने कब्जे में लेने और इलाके को पुनः एकीकृत करने के लिए उसकी मूल आर्मीनियाई आबादी के प्रतिनिधियों से वार्ता शुरू करने के बाद ये कदम उठाया गया। अजरबैजान के फिर से इस क्षेत्र पर कब्जे के बाद कुछ निवासी प्रतिशोध के डर से अपने घर छोड़कर चले गए। अजरबैजान ने महीनों से इस क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क पर नाकेबंदी की हुई थी, जिससे वहां खाद्य सामग्री और ईंधन की भारी किल्लत हो। अजरबैजान ने इस सप्ताह क्षेत्र में आक्रामक सैन्य अभियान चलाया था। नागोर्नो काराबाख अजरबैजान में है, लेकिन 1994 में खत्म हुई अलगाववादी लड़ाई के बाद से ही यह आर्मीनियाई सेना के नियंत्रण में था। आर्मीनियाई बलों ने अजरबैजान के आसपास के बड़े क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। अजरबैजान ने 2020 में आर्मीनिया के साथ 6 सप्ताह तक चली लड़ाई में अपने आसपास के क्षेत्र को फिर से नियंत्रण में ले लिया था। रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम किया गया था और 2000 रूसी शांति रक्षकों का एक दल युद्ध विराम की निगरानी के लिए क्षेत्र में भेजा। अजरबैजान ने मंगलवार को नागोर्नो काराबाख में जातीय आर्मीनियाई बलों के खिलाफ भारी गोलीबारी शुरू कर दी थी। एक दिन बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई, जिससे क्षेत्र में तीसरी बार व्यापक पैमाने पर युद्ध की आशंका खत्म हो गई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों के संबंध में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। अमेरिका के प्रतिष्ठित समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सिख अलगाववादी व खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका ने ही कनाडा को खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी। दावा किया जा रहा है कि ओटावा ने जो जानकारी जुटाई थी वह अधिक ठोस थी और उसके आधार पर ही इसने भारत पर आरोप लगाया है। ये खबर शनिवार को तब प्रकाशित हुई जब कनाडा में अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने पुष्टि की कि 5 आइज के साझेदारों के बीच खुफिया जानकारी साझा की गई थी, जिसने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक खालिस्तानी अलगाववादी की कनाडा की धरती पर हुई हत्या में भारतीय एजेंटों के संलिप्त रहने का आरोप लगाने को प्रेरित किया। भारत ने इन आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए आक्रामक रूप से खारिज कर दिया और इस मामले में कनाडा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित किए जाने के जवाब में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF के प्रमुख निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में हत्या कर दी गई थी। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका ने भारत से कनाडा की जांच में उसका सहयोग करने का अनुरोध किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अज्ञात अधिकारियों के हवाले से कहा कि हत्या के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कनाडा के अपने समकक्षों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जिससे कनाडा ने दावा किया कि इसमें भारत का हाथ था। इन अधिकारियों ने दावा किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि कनाडाई अधिकारियों ने भारतीय राजनयिकों की बातचीत पर नजर रखी और यही वही सबूत है जिससे भारत के साजिश में शामिल होने का संकेत मिलता है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी में तस्वीर खींचने की नहीं इजाजत।
अब समाचार खेल जगत से है। एशियन गेम्स 2023 के पहले दिन भारत ने अब तक जीते 5 मेडल। पहले दिन शानदार शुरुआत। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। महंगे दामों पर खरीदना पड़ सकता है पेट्रोल डीजल। क्रूड ऑयल को लेकर जेपी मॉर्गन ने दी चेतावनी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विदर्भ में मौसम में बदलाव, हल्की बारिश और सुबह शाम कोहरा। निज गुणानंद स्वामी जी को जान से मारने की धमकी नेता। महिला आरक्षण बिल 2034 में भी लागू नहीं होगा, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का दावा। कावेरी जल विवाद पर 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद का आह्वान किया गया। सूखे के कारण फसल का नुकसान, कर्नाटक केंद्र सरकार से 4,860 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगेगा। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं चुनाव, राहुल गांधी ने कार्यक्रम में दिया बयान। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बस एक कॉल से मच गया हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।